बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 2 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्यूट मेस्टोइडाइटिस की। तो इंट्रा टेम्पोरल कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन आती है एक्यूट मेस्टोइडाइटिस। अब मेस्टोइडाइटिस क्या क्या जाहिर कर रहा है कि मेस्टोइड की जो मेस्टोइड पार्ट होता है ना टेम्पोरल बोन का, उसकी इन्फ्लेमेशन है जो कि एक्यूटली डेवलप हो रही है। अब ये काफ़ी सिंपल चीज़ नहीं है। अब बेसिकली इसमें हो क्या रहा होता है, बेसिकली ना जो एंट्रम और जो मेस्टोइड वाला पोर्शन होता है, मेस्टोइड और एंट्रम वाला पोर्शन कौन सा पोर्शन होता है भला, यहाँ पर देखो। सो ये वाला जो पोर्शन है ये एंट्रम वाला पोर्शन है और ये मेस्टोइड एयर सेल्स वाला पोर्शन है। इनके अंदर बेसिकली ना म्यूकोजल लाइनिंग होती है। अब इस म्यूकोजल लाइनिंग के ऊपर आकर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट मेस्टोइडाइटिस। अब मेस्टोइडाइटिस खाली इस इन्फ्लेमेशन को नहीं बोलना, अगर इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जो बोन इन्वॉल्व हो जाए ना मेस्टोइड एयर सेल्स की, तो उसको हम ओवरऑल बोलेंगे एक्यूट मेस्टोइडाइटिस। एटियोलॉजी की बात करें तो ये नॉर्मली एक्यूट मेस्टोइडाइटिस जो होता है ना, वो एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के साथ हो रहा होता है जब हाई विरुलेंस ऑर्गेनिज्म उसके अगेंस्ट एक्ट करते हैं, या फिर जिन पेशेंट में मीजल्स या फिर एक्जिमेथस फीवर होता है ना, जैसे मीजल्स वगैरह में, उनमें हमें नज़र आ रहा होता है। उसके अलावा पुअर न्यूट्रिशन और सिस्टेमिक डिसऑर्डर डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट में हमें नज़र आ रहा होता है। एक्यूट मेस्टोइडाइटिस जो होता है वो हमें मेस्टोइड में नज़र आता है, जिसमें जो वेल डेवलप एयर सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है वो बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस होता है। अब पैथोलॉजी इसके अंदर क्या हो रही होती है, जो बेसिकली दो पाथवे पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो पस प्रोड्यूस हो रही होती है, उसके अलावा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन और ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन हो रही होती है बोनी वॉल की। अब ये क्या होता है कि सबसे पहले बात करें तो जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन ना म्यूकोपेरिओस्टियम तक आ रही होती है। म्यूकोपेरिओस्टियम का क्या मतलब है कि जो म्यूकस और जो बोन को लाइन करने वाली पेरिओस्टियम होती है ना, यानी ये वाली जो म्यूकोपेरियोस्टियल लाइनिंग होती है ना एयर सेल्स की, उसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हुआ होता है। इस हद तक एक्सटेंसिव हुआ होता है कि अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई स्मॉल परफोरेशन भी क्रिएट कर देना, तब भी वो वाली पस को हम ड्रेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रोड्यूस इतनी ज़्यादा हो रही होती है। अब ये जो स्वोलन म्यूकोजा होता है एंट्रम और एटिक वाले पोर्शन का, तो अब जाहिर सी बात है ना कि अगर एटिक और एंट्रम वाले पोर्शन में, यहाँ पर एटिक है और यहाँ पर एंट्रम वाला पोर्शन है, तो अगर इस वाले पोर्शन में सारी पस आकर बढ़ गई है तो वो ड्रेनेज सिस्टम को भी ख़राब कर देगी। ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है कि पस एक्यूमुलेट हो जाएगी जो कि टेंशन भी क्रिएट करेगी। अब इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में हमें पता है कि हाइपरीमिया यानी ब्लड वेसल्स ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो ऑस्टियोक्लास्ट HCl और जो हाइड्रोलिटिक ऑस्टियोलिटिक एंजाइम होते हैं उनको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम और फॉस्फेट वगैरह बोन से निकल रहे होते हैं और बोन की डीकैल्सिफिकेशन शुरू हो जाती है। ठीक होगी बात। अब अगर ये वाले दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, जैसे पस भी बन रही है और बोन भी ख़राब हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एम्पाइमा ऑफ द मेस्टोइड। एम्पाइमा ऑफ द मेस्टोइड हम इसको बोलते हैं। अब ये जो पस होती है ना, ये अल्टीमेटली प्रेशर भी अप्लाई कर रही है, दूसरी तरफ ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी भी बढ़ी हुई है, तो उसके रिजल्ट में जो मेस्टोइड का अल्टीमेटली बाहर की साइड पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है ना, वो वाला कॉर्टेक्स भी ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से सब पेरियोस्टियल एब्सिस बनने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा फिस्टूला वगैरह भी बन सकता है। तो ये इसकी पैथोलॉजी होती है, जिसमें ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है म्यूकोपेरियोस्टियम में, और उसके अलावा हाइपरीमिक डीकैल्सिफिकेशन हो रही है, जिसकी वजह से कैल्शियम एंड फॉस्फेट निकल रहे हैं और बोन हमारी रोड होती जा रही है मेस्टोइड वाली। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा? पेशेंट के कान के पीछे दर्द होगी, जाहिर सी बात है मेस्टोइड वाले एरिया में दर्द होगी। उसके अलावा फीवर पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। नेक्स्ट ईयर डिस्चार्ज उसका आ रहा होगा। अब ये जो ईयर डिस्चार्ज होता है ये मेस्टोइडाइटिस में प्रोफ्यूज़ होता है। उसके अलावा इसमें इसकी जो प्रूलेंस है, मतलब जो इसके अंदर पस होती है वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब उसके अलावा वो कहते हैं कि अगर कोई भी डिस्चार्ज 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा हो ना, तो अगर वो डिस्चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया वाला है, अगर वो 3 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो मेस्टोइडाइटिस की तरफ इशारा कर रहा होता है। सो अगर कोई भी डिस्चार्ज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में 3 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा होगा तो हम इसको मेस्टोइडाइटिस कंसीडर कर सकते हैं। साइंस हम एग्जामिनेशन पे क्या करेंगे कि मेस्टोइड के ऊपर ना अगर हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें तो उसके ऊपर दर्द होगी, जिसको हम कहते हैं मेस्टोइड टेंडरनेस। टेंडरनेस प्रेजेंट हो सकती है।
अब ये जो प्रेशर है ये हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक तो हम मिडल ऑफ मेस्टोइड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, उसकी टिप के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जो जाइगोमा होता है, जाइगोमा जो चीक बोन होती है उसकी रूट जहाँ से निकल रही होती है ना, वहाँ पे भी अगर अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से भी टेंडरनेस होगी। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो टेंडरनेस होती है ना सुप्रामिएटल ट्रायंगल के ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं, सुप्रामिएटल ट्रायंगल साइड पर आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर देखो तो अगर हम वहाँ पर टेंडरनेस प्रेजेंट होगी तो वो कभी भी एक्यूट मेस्टोइडाइटिस का डायग्नोस्टिक फीचर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में मेस्टोइड एंट्रम की भी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। नेक्स्ट बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो टेंडरनेस होती है ना उसको हेल्दी साइड के मेस्टोइड से भी हमने कंपेयर करना होता है। ठीक होगी बात। ये डिस्चार्ज की बात करें तो म्यूकोप्रूलेंट या फिर प्रूलेंट डिस्चार्ज आ रहा होता है। म्यूकोप्रूलेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है? म्यूकोप्रूलेंट का मतलब ये होता है कि म्यूकस और पस दोनों प्रेजेंट है, जबकि प्रूलेंट का मतलब ये होता है खाली पस प्रेजेंट है। ठीक होगी बात। अब ये जो डिस्चार्ज है ना इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि ये पल्सटाइल होता है। क्यों पल्सटाइल होता है? पल्सटाइल नेचर होने की क्या वजह होती है? बेसिकली ना ये जो ईयर डिस्चार्ज होता है ये थोड़ा सा ना इसके अंदर ब्लड भी आ रहा होता है। जब ब्लड भी आ रहा होता है तो जब पेशेंट की हार्ट बीट चल रही होती है तो उस हार्ट बीट के साथ ना जो डिस्चार्ज मिक्स होता है वो थोड़ा सा ना हमें पल्सटाइल होता हुआ मतलब ऐसे पल्स की तौर पर हमें नज़र आ रहा होता है। सो इसको हम बोलते हैं लाइट हाउस इफेक्ट। लाइट हाउस इफेक्ट में क्या हुआ कि हमें ना पार्स टेंसर के थ्रू डिस्चार्ज ऐसे 1 सेकंड में बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, अंदर जाता हुआ, बाहर आता हुआ, अंदर जाता हुआ, इस तरह नज़र आ रहा है। पार्स टेंसर के थ्रू सेंट्रल परफोरेशन से हमें ये नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट सैगिंग होती है पोस्टर सुपीरियर मिएटल वॉल की। पोस्टर सुपीरियर मिएटल वॉल जो होती है उसकी सैगिंग हो जाती है। उसके अलावा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमें परफोरेशन नज़र आ रही होती है। अब ये जो परफोरेशन होती है ना सबसे पहले ये निपल लाइक प्रोट्रूजन के तौर पर भी हमें नज़र आ रही होती है और बाद में ये परफोरेट कर जाती है। अब ये जो परफोरेशन होती है ये पार्स टेंसा वाले पोर्शन में होती है और उसके साथ कंजेशन भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आती है स्वेलिंग ओवर मेस्टोइड। मेस्टोइड के ऊपर हमें स्वेलिंग नज़र आएगी। जाहिर सी बात है कि अब ये जो स्वेलिंग होती है ना ये एडिमा ऑफ पेरियोस्टियम की वजह से हो सकती है। उसके अलावा ना हमें ऐसे नज़र आ रहा होता है कि नॉर्मली हमें पता है ना कि स्किन की कुछ ऐसे क्रीज वगैरह ऐसे प्रेजेंट होती है नॉर्मली स्किन की। अब ये वाला जो स्वेलिंग वाला एरिया होगा ना उस पर ऐसे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया हुआ है। स्मूथ रेड तो हो गई, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें नज़र आ रहा होगा जिसको हम कहते हैं आयरन आउट अपीयरेंस। आयरन आउट अपीयरेंस हमें नज़र आएगी मेस्टोइड के ऊपर। उसके अलावा जो कान के पीछे रेट्रो ऑरिकुलर सल्कस होता है ना उसकी भी हमें क्या नज़र आएगी? ऑब्लिटरेशन नज़र आएगी। और उसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर ऑब्लिटरेशन हुई है पीछे से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई होगा तो कान थोड़ा सा प्रोट्रूडेड पोजीशन में होगा आगे वाली साइड पे। यहाँ पे देखो ना पिन्ना जो है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड पुश हुआ हुआ है। उसके अलावा बात करें जो पस होती है जब वो बोनी कॉर्टेक्स से बाहर की तरफ आ जाती है तो हमारे पास एक एप्सिस बन जाता है। अब एप्सिस जब बनता है तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर देखो तो एक फिस्टुला की फॉर्मेशन भी हो जाती है, यानी अंदर वाली साइड पर मेस्टोइड सारा प्रेजेंट है और बाहर से ये डायरेक्टली स्किन से मतलब स्कल से ये बाहर की तरफ कनेक्टेड है। तो ये एक एबनॉर्मल रास्ता सा बन गया, यानी फिस्टुला की फॉर्मेशन हो गई है। हेयरिंग लॉस हो सकता है इसमें, कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होगा क्योंकि जो मिडल ईयर है और मेस्टोइड सारा इन्वॉल्व हो रहा है तो उसमें कंडक्शन ऑफ साउंड में फ़र्क आएगा जिसकी वजह से कंडक्टिव टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस होगा। तो जनरल फाइंडिंग पेशेंट जो होगा वो इल और टॉक्सिक महसूस कर रहा होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। अगर पल्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो फीवर जो है वो हाई भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हम क्या करवाएंगे? सबसे पहले बेस लाइन करवाएंगे जैसे सीबीसी। उसके ऊपर ब्लड काउंट में हमें नज़र आएगा कि पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइटोसिस हुआ हुआ है। उसके अलावा ईएसआर इन्फ्लेमेशन की वजह से ईएसआर जो होगा वो रेस नज़र आएगा। एक्सरे मेस्टोइड कराएंगे तो उससे जाहिर सी बात है हमें क्लाउडिंग नज़र आएगी। क्लाउडिंग क्यों नज़र आएगी? क्योंकि एक्सुडेट आया होगा सारा। उसके अलावा ईयर स्वैब जब हम करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके अगेंस्ट ही हम एंटीबायोटिक्स देंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम क्या क्या बनाते हैं कि एक तो मेस्टोइड जो लिम्फ नोड्स हैं उनके ऊपर सेपरेशन प्रेजेंट है। जो स्कैल्प इन्फेक्शन होती है ना वो मेस्टोइड लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट करवा सकती है, यानी स्कैल्प के ऊपर कोई भी इन्फेक्शन है तो वो मेस्टोइड एयर सेल जो मेस्टोइड लिम्फ नोड्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन करवा सकती है, जिसकी वजह से हम इसको ऐसा डिफरेंशियल डायग्नोसिस लेते हैं। नेक्स्ट फ्रंकुलोसिस होता है मियटस का। फ्रंकुलोसिस हमें पता है कि जो हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ना अपर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में उनकी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को हम फ्रंकुलोसिस बोलते हैं। अब इसको हम एक्यूट मेस्टोइडाइटिस से कैसे फ़र्क करेंगे? अब ये जो फ्रंकुलोसिस होता है ना इसमें कोई भी पहले एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की हिस्ट्री नहीं होती। उसके अलावा जो इसमें ना
पिन्ना की मूवमेंट पेनफुल हो जाती है। जब हम ट्रैगस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन होती है। नेक्स्ट स्वेलिंग ऑफ मियर्टस जो होती है वो खाली ना कार्टिलेजिनस पार्ट तक कन्फाइन होती है फ्रंकुलोसिस में। उसके अलावा इसमें ना कोई भी म्यूकोइड या फिर म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जबकि म्यूकोप्रूलेंट या फिर प्रूलेंट डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है एक्यूट मास्टोइडाइटिस में। नेक्स्ट इसमें लिम्फ नोड्स की इलाजमेंट होती है प्री एंड पोस्ट ऑरिकुलर। उसके अलावा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जिसमें माइल्ड होता है, जबकि उसमें थोड़ा सा स्वेयर भी हो सकता है। उसके अलावा इसके अंदर जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसमें एब्सोल्युटली नॉर्मल होगी, जबकि एक्यूट मास्टोइडाइटिस में कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। उसके अलावा एक्सरे जब हम मास्टोइड का करवाएंगे तो हमें उसमें क्लियर एयर सेल नज़र आ रहे होंगे, तो उससे ऑब्वियस हो जाएगा कि ये फ्रंकुलोसिस है, एक्यूट मास्टोइडाइटिस नहीं है। उसके अलावा तीसरा इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है। हॉस्पिटलाइज करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये सारी हैं। अब इन सारों के नाम ही देख लो कितनी खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ पेशेंट बहुत ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक देते हैं कि हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक देते हैं। मोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन हम मेनली यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा मेरिंगोटमी करते हैं। मेरिंगोटमी से हम क्या करते हैं कि जो पस बनी थी उसको ड्रेन आउट करते हैं और टेंशन को, उसकी वजह से टेंशन कम होती है। नेक्स्ट कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी करते हैं। अब ये कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी हम तब परफॉर्म करते हैं जब सब पेरियोस्टियल एब्सिस हो, उसके अलावा पोस्टीरियर मियटल वॉल की सैगिंग होगी हो, पॉजिटिव रेजर्वॉयर साइन हो। पॉजिटिव रेजर्वायर साइन बेसिकली ये होता है कि जब हम पस को बाहर निकालते हैं ना, तो फ़ौरन ही वहाँ पर दोबारा से पस आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजर्वायर साइन। उसके अलावा पेशेंट की कंडीशन में कोई भी चेंज ना आए मेडिकल थेरेपी के 48 घंटे के बाद भी। उसके अलावा मास्टोइडाइटिस हुआ हो जो कि कॉम्प्लिकेशन करवा रहा हो, फेशियल पैरालिसिस, लेब्रिंथाइटिस और इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन करवा रहा हो, तो इस कंडीशन में हम कॉर्टिकल मास्टोइडेक्टमी परफॉर्म करते हैं। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं कि सब पेरियोस्टियल एब्सिस बन सकती है, लेब्रिंथाइटिस हो सकता है, फेशियल पैरालिसिस, पेट्रोसाइटिस, एक्स्ट्राड्यूरल एब्सेस, सबड्यूरल एब्सेस, मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सेस, लेटरल साइनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और टिक हाइड्रोसेफलस। अब जाहिर सी बात है कि मास्टोइड अगर इन्वॉल्व है तो वो बोन को इरोड कर रहा है। जब वो बोन को इरोड करेगा तो वो ये सारी कॉम्प्लिकेशन करवाएगा। इनको हम बारी बारी सारी डिस्कस भी करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में ना हम इसके मास्टोइड इन्फेक्शन के रिलेटेड कुछ एब्सिसेस होती हैं, इनकी अलग से बात करेंगे और मास्ट या फिर लेटेड मास्टोइडाइटिस पढ़ के ना इसको ख़त्म करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.